मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 है, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था मैकेनिक्स वो क्या होती है, ठीक है। और मैकेनिक्स के जो 3 टाइप थे, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्ड था इसका वेव मैकेनिक्स, इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने किसी भी कोई वेव या तरंग है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी जो वो रहेगी वेव फंक्शन, लास्ट प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन। तो इसमें लिखा जाएगा, हिंदी में बोलेंगे इसको तरंग फलन। तो वेव फंक्शन या तरंग फलन क्या होता है, तो सबसे पहले आता है कि इसको किससे शो करेंगे, तो इसको साइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। तो वेव फंक्शन को या तरंग फलन को साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये होता क्या है, तो किसी भी एटम माने या कोई भी सिस्टम माने, उस सिस्टम में जो एक एटम होता है या फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन माने, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इसका वेग क्या है, इन सब को बताने के लिए एक मैथमेटिकल व्यंजक या गणितीय व्यंजक का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, तरंग फलन या वेव फंक्शन कहा जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा किसी भी परमाणु में उपस्थित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि ये जो तरंग फलन होता है वो किसका होता है, किसी मूविंग पार्टिकल्स का होता है। वह पार्टिकल्स जो क्या करता है, वो गति करता है। अब परमाणु के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, वो तो गति करते नहीं है, तो गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति के बारे में सूचनाएं प्रदान करने के लिए या सूचनाएं किसी भी गतिशील पार्टिकल के बारे में बताने के लिए गणितीय व्यंजक का उपयोग किया जाता है, जिसे तरंग फलन या वेव फंक्शन कहेंगे। साइन से इसको प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में इसमें आता है कि जो तरंग फलन होता है उसको हम स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं। स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन की सहायता से किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या किसी भी पार्टिकल्स की स्टेट यानी अवस्था के बारे में बताया जाता है। इस कारण से इसे स्टेट फंक्शन भी कह देते हैं। आगे समझ में। अब मान लीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ हो, साइन इज इक्वल टू साइन अक्ष और टी लिखा हुआ। इस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो साइन है वो उस पार्टिकल्स के अक्ष और टी का क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे अक्ष रहेगा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, अक्ष ही नहीं, जरूरी नहीं यहाँ पे अक्ष लिखे, अक्ष एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिस डायरेक्शन में या जिस एक्सिस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स या वो पार्टिकल गति कर रहे हैं वो हमें क्या लिखने, एक्सिस लिखने, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। और टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो साइन इस प्रकार से रिएक्शन लिखी हुई है उसमें लिखेंगे कि ये जो साइन होता है वेव फंक्शन, वो उस पार्टिकल्स के टाइम और कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। इस प्रकार से रिएक्शन लिखी हुई, इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, और टाइम टी का क्या होता है, फंक्शन होता है। ये रहेगा इसमें वेव फंक्शन या तरंग फलन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट में आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन सी होंगी, रेडिएशन हिंदी में बोलेंगे इसको हम कृष्णिका विकिरण, हिंदी में बोला जाएगा कृष्णिका विकिरण। अब कृष्णिका विकिरण क्या होती है, ब्लैक बॉडी या कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें। कोई भी पिंड हो, जरूरी नहीं हो कृष्णिका, या कोई भी पिंड हो, उससे जो विकिरण निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो किसी भी पिंड के द्वारा, अब पिंड वहां पे क्या मान रहे हैं, ब्लैक बॉडी कृष्णिका मान रहे हैं, तो कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर
कोई भी पिंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो कृष्णिका के अंदर कृष्णिका विकिरण में लिखा जाएगा, कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। ये तो होगी कृष्णिका विकिरण की डेफिनेशन। अब ये जरूरी नहीं केवल कृष्णिका ही इनका उत्सर्जन करता है, कोई भी पिंड हो कृष्णिका के अलावा सभी पिंड जो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अब आते हैं बात की कृष्णिका या ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो कृष्णिका क्या होगी, ठीक है। तो कृष्णिका में आता है इसके अंदर कि वह काल्पनिक पिंड, कोई भी एक काल्पनिक वस्तु बोले या काल्पनिक पिंड बोले, जो उस पर गिरने वाली सभी विकिरणों को समान रूप से अवशोषित करती है, उसे कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहा जाता है। देखिए कोई भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये वाली क्या है, ब्लैक है, और ये वाली क्या है, व्हाइट है। क्यों है ब्लैक और ये वाली व्हाइट क्यों है, तो इसमें आएगा कि वह वस्तु या वह पिंड जो अपने पर गिरने वाली विकिरणें, गिरने वाले विकिरणों को बोला जाता है आपतित विकिरणें। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, और वह वस्तु जो अपने पर गिरने वाली किसी भी विकिरण का अवशोषण नहीं करती है वो कौन से कलर की दिखाई देगी, व्हाइट कलर की या सफेद रंग की दिखाई देती है। अब ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण कर लेती है, इस कारण से ये ब्लैक कलर की दिखाई देती है। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वह काल्पनिक वस्तु या काल्पनिक पिंड जो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण करती है या समान रूप से उत्सर्जन करती है, यानी जितने भी विकिरणें इस पे गिरेंगी आपतित होंगी उन सभी का ये अवशोषण भी कर लेगी, और अवशोषण करने के बाद कुछ समय बाद ये उन सभी विकिरणों का समान रूप से क्या कर देती है, उत्सर्जन कर देती है। तो वह काल्पनिक पिंड जो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण या उत्सर्जन करती है कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहलाती है, और इस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। आगे समझ में। उसके बाद देखें इसमें क्या आता है, उसके बाद में एक टर्म आती है इसके अंदर जो एक नंबर में पूछी जाती है वो रहेगी एब्जॉर्टिविटी, जिसको हिंदी में बोला जाएगा अवशोषकता, हिंदी में बोलेंगे इसको अवशोषकता। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी वस्तु के, अब जरूरी नहीं ब्लैक बॉडी के लिए अवशोषकता का यूज हो, अवशोषकता का यूज सभी पिंड या सभी वस्तुओं के लिए हो सकता है। तो किसी भी पिंड के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, इकाई समय लिया जाता है जनरली 1 सेकेंड का, इकाई समय में, और इकाई दूरी कितनी ली जाएगी इसमें 1 सेंटीमीटर। तो किसी भी वस्तु की सतह के इकाई अक्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में अवशोषित होने वाले विकिरणों की संख्या को उसकी अवशोषकता कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी पिंड के ऊपर गिरने वाली आपतित विकिरणों का वह भाग या आपतित विकिरणों की संख्या जो किसी वस्तु के इकाई सतह, किसी वस्तु के क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में अवशोषित किया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, अवशोषकता कहलाएगी, और इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी वस्तु के क्षेत्रफल के या किसी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में अवशोषित होने वाली विकिरणों का भाग या विकिरणों की संख्या है वो उसकी क्या कहलाएगी, अवशोषकता कहलाती है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और ब्लैक बॉडी के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए बोला जाता है कि जो कृष्णिका होती है वो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण कर लेगी। तो जितने भी विकिरणें उस पर गिर रही है उन सभी का ये अवशोषण कर रही है। तो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के लिए अवशोषकता या अवशोषणांक लैम्डा का मान क्या रहेगा, कम 1 रहेगा, ठीक है।
तो इसमें इसकी डेफिनेशन हम अवशोषकता के रूप में लिखें ब्लैक बॉडी की, तो क्या लिखी जाएगी कि वह काल्पनिक पिंड जिसकी अवशोषकता या जिसके अवशोषणांक लैम्डा का मान इकाई होता है वह ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहलाती है। आगे यहाँ तक अवशोषकता क्या होगी, तो किसी पिंड या किसी भी वस्तु के सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में अवशोषित होने वाले विकिरणों की संख्या या विकिरणों का भाग उसकी अवशोषकता या अवशोषणांक कहलाता है। इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और कृष्णिका है वो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, इस कारण से उसके लिए अवशोषणांक का मान रहेगा लैम्डा की वैल्यू 1 रहेगी। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन इसके रूप में बोले तो क्या आएगी कि वह काल्पनिक वस्तु या पिंड जिसके अवशोषणांक का मान इकाई होता है वो क्या रहेगा, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। अर्थात लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब है दैट मीन्स क्या रहेगा ये कि वह कृष्णिका सभी विकिरणों क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो कृष्णिका एक सर्वोत्तम अवशोषक है। तो कृष्णिका वह काल्पनिक पिंड होता है जो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है, जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 1 रहेगी। अर्थात कृष्णा एक सर्वोत्तम अवशोषक होता है। ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, ये तो आ गया अवशोषकता। उसके बाद देखें एक इसमें रूल आता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम से ब्लैक बॉडी की एक डेफिनेशन हो रहेगी। किरचॉफ था इसमें साइंटिस्ट का नाम, किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, किरचॉफ ने अपने नियम में क्या बताया कि समान टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पर जितने भी पिंड हैं उनके लिए उनकी अवशोषणांक अवशोषकता और उनकी कुल उत्सर्जन क्षमता का अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो हमने एक इस प्रकार से एक क्या लिखी है, समीकरण लिखी है। देखिए क्या है समीकरण में, इसमें आएगा किरचॉफ के नियम के अंदर पहले एक डेफिनेशन लिखी जाए, किसी भी वस्तु के, वही डेफिनेशन है यहाँ वाली, किसी भी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय 1 सेकेंड मानेंगे, किसी भी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा को इसकी संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता ई, कैपिटल ई कहा जाता है। तो ये रहेगी किरचॉफ के नियम के अंदर एक डेफिनेशन कि किसी भी वस्तु के या किसी भी पिंड के सतह के इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा को उस वस्तु की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई कहा जाएगा। इसकी इंग्लिश हो जाएगी टोटल इमिशन पावर। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। ठीक है, उसके बाद में किरचॉफ के नियम में क्या लिखा जाएगा इसकी डेफिनेशन के बाद में, अभी देखो इसमें कृष्णिका है वो क्या होता है, कृष्णिका के लिए डेफिनेशन में क्या था कि अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण करेगा, उसके बाद सभी को समान रूप से उत्सर्जित करेगा। सभी विकिरणों को समान रूप से उत्सर्जित करता है तो कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो इसके रूप में जब हम ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वह काल्पनिक पिंड या वस्तु जिसकी संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता का मान इकाई होता है या 1 होता है वो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहलाती है। अर्थात कृष्णिका सर्वोत्तम उत्सर्जक होती है। तो इसमें लिखा जाएगा कृष्णिका है वो एक सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ, सर्वोत्तम अवशोषक का पता इससे चलता है, सर्वोत्तम उत्सर्जक का पता है वो इससे चलता है। तो एक कृष्णिका होती है वो सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ में सर्वोत्तम उत्सर्जक भी होती है। उसके बाद देखिए इसमें किरचॉफ का नियम क्या बताता है। तो किरचॉफ नाम का जो एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उसने ये बताया अपने नियम की सहायता से कि सभी पिंड, जितने भी पिंड हैं उन सभी के लिए सेम टेम्परेचर पर क्या रहेगा इसके अंदर कि समान ताप पर सभी पिंडों के लिए या सभी वस्तुओं के लिए उनकी अवशोषणांक लैम्डा तथा संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता ई, लैम्डा अपॉन ई का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो ये लैम्डा और ई किसके लिए है, लैम्डा तो है ब्लैक बॉडी के लिए अवशोषणांक, ई रहेगा ब्लैक बॉडी के लिए संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता,
और λ1 और E1 है किसी अन्य पिंड के लिए अवशोषणांक और संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता है। तो किरचॉफ के नियम के अंदर क्या लिखा जाएगा कि समान ताप पर सभी पिंडों के लिए उनके अवशोषणांक तथा उनकी उत्सर्जन क्षमता का अनुपात है वो क्या रहता है, समान रहता है। अब ये दोनों तो कृष्णिका के लिए लिखे हुए हैं, अवशोषणांक और संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, और ये दोनों लिखे गए हैं किसी भी अन्य पिंड के लिए अवशोषणांक और उत्सर्जन क्षमता। अब इसको यदि इस प्रकार से लिखें कि लैम्डा अपॉन में ये वाला इस साइड लेके आए, λ1 नीचे आ जाएगा, ई इस साइड लेके जाए तो ई अपॉन में E1 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये अपने को पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू वो 1 के बराबर होती है, और ई का भी अपने को पता है क्योंकि दोनों ही क्या है, कृष्णिका के लिए अवशोषणांक भी 1 होता है, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता भी 1 के बराबर होती है। जब ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, ये वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो λ1 कितनी रहेगी किसी अन्य पिंड के लिए। अब ये कृष्णिका है वो तो क्या करिए अपने पर गिरने वाले सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर रही है, लेकिन जो दूसरा पिंड होगा ना जिसके लिए हमने λ1 लिखा है वो अपने पर गिरने वाली सभी विकिरणों का समान रूप से अवशोषण नहीं कर पाता है, तो इसके लिए λ1 का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी लैम्डा की वैल्यू λ1 से क्या है, ज्यादा है। अब इसका पता है E की वैल्यू कम एक के बराबर है, तो E1 क्या रहेगा, E1 1 से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। इस पूरे की वैल्यू के अंदर क्या आएगा कि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है, ये बात ज्यादा में कम का भाग देंगे तो ये पॉजिटिव में आएगी, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू किस में आएगी, ई से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये दोनों रिलेशन निकले इसमें कि कृष्णिका के अवशोषणांक का मान भी किसी भी अन्य पिंड से क्या होता है, अधिक होता है, और उसकी उत्सर्जन क्षमता होती है कुल उत्सर्जन क्षमता, वो भी किसी अन्य पिंड की उत्सर्जन क्षमता से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो किरचॉफ के नियम से ये दो रिलेशन है वो निकलते हैं, अर्थात कृष्णिका एक सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ में एक सर्वोत्तम उत्सर्जक भी होती है। ठीक है, ये वाले रिलेशन है, किरचॉफ का नियम रहेगा ये, लिखें इसको। उसके बाद में देखें, उसके बाद में रहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नियम। इसी के अंदर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नियम। लिखें इसमें लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो नियम है उसके अंदर अपने सिलेबस में 3 नियम है। 3 नियम में से सबसे पहला नियम रहेगा इसमें वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, वीन इसमें रहेगा साइंटिस्ट का नाम, तो वीन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये नियम दिया था, तो उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया वीन का विस्थापन नियम या वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो वीन था, उसने अपने विस्थापन के नियम में क्या बताया, तो वीन ने यह बताया कि जो कृष्णिका होती है ब्लैक बॉडी, इस कृष्णिका से जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं उनमें से वह विकिरण जिसकी तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा मैक्सिमम। उस विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है तो उसको बोलेंगे अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण, और उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन उसे बताने के लिए वीन नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना नियम दिया था। तो वीन के विस्थापन नियम में हम क्या लिखेंगे कि वीन इस नियम के अनुसार
कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों में से अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम उसके टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वीन ने किसके बीच में रिलेशन बताया था? ब्लैक बॉडी या कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम और उसके टेम्परेचर के बीच में क्या बताया? रिलेशन बताया। तो इस नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों में से अधिकतम तरंगदैर्घ्य की विकिरण की लैम्डा मैक्सिमम का मान या उसके अधिकतम तरंगदैर्घ्य उसके ताप के क्या रहेगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद में अर्थात लिख के ये लिख देना, ये समीकरण हो जाएगी वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। उसके बाद में इसमें समानुपाती को हटाने के लिए क्या लिखा जाएगा? लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी अपॉन में टी। बी अपॉन में टी आ गया। अब इस समीकरण में बी किसके बराबर होगा? बी होगा टी लैम्डा मैक्सिमम के बराबर हो गए। तीन समीकरणें बन गई। इसमें समानुपाती को हटाया, बी लग गया। अब बी को एक साइड में रखेंगे, टी साइड में लिखेंगे तो टी साइड में मल्टीप्लाई यानी गुणा में आएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इस समीकरण के अंदर लैम्डा मैक्सिमम पता ही हमें अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण की वेवलेंथ है और टी है उसका टेम्परेचर रहेगा और बी नया है इसके अंदर, तो बी यहाँ पे रहेगा वीन कांस्टेंट, वीन का स्थिरांक है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1.29 इंटू 10 की पावर -3। अब इसकी यूनिट देखो किस में आएगी? यूनिट इससे देखो, यूनिट अब जो वीन कांस्टेंट है वो इन दोनों का गुणनफल है, तो टी और लैम्डा मैक्सिमम है, इन दोनों की यूनिट्स है वही किसकी रहेगी? बी की यूनिट्स है वो रहेगी, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट किस में होती है? केल्विन में। और लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट कल बताई थी मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में होगी, तो यहाँ हम इसको मीटर में शो कर देते हैं। तो वीन कांस्टेंट है, वीन कांस्टेंट उसकी वैल्यू रहेगी ये वाली, यूनिट्स इन दोनों की यूनिट्स वही आ जाएंगी, ठीक है। सॉरी इसकी वैल्यू 2.9 रहेगी, 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ये था वीन का विस्थापन नियम। तो इसमें लिखने के लिए सबसे पहले तो ये बताना कि किसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं, फिर रिलेशन क्या है वो बताना। अब इसमें से ये वीन कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू क्या है वो लिख देना। ये रहेगा आपका वीन का विस्थापन नियम, लिखें इसको। उसके बाद देखें इसमें सेकंड नियम, ठीक है। वीन का विस्थापन नियम है, उसके बाद सेकंड नियम देखें इसका। स्टीफन, सेकंड रहेगा स्टीफन का नियम, ठीक है। स्टीफन है वो भी इसमें किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। तो स्टीफन का जो नियम है वो क्या रहेगा यहाँ पे वो देखें। तो स्टीफन नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया? उसने भी रिलेशन किसके बताए बारे में बताया था? ई और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था। तो ई क्या है यहाँ पे? टोटल इमिशन पावर, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, कृष्णिका की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता और उसके टेम्परेचर के बीच में क्या बताया? रिलेशन बताया। और रिलेशन क्या है वो देखें इसके अंदर। तो स्टीफन ने बताया कि स्टीफन ने अपनी जो नियम के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई है, ठीक है। तो इसके जो नियम में लिखा जाएगा कि किसी या फिर कृष्णिका की सतह से, कृष्णिका की सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली विकिरणों, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, अब ऊर्जा विकिरणों के रूप में उत्सर्जित हो रही है, तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई का मान, वही ऊर्जा है उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को ही हमने पीछे डेफिनेशन में क्या लिखा है? संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता लिखा है। तो सीधे ये भी बोल सकते हैं किसी कृष्णिका की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता उसके टेम्परेचर की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होती है, ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि स्टीफन के नियम के अनुसार कृष्णिका की इकाई सतह के, ठीक है,
अगर अपन सीधे लिखेंगे तो कृष्ण में लिखेंगे कृष्णिका की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथी घातांक के समानुपाती होती है। ठीक है, प्लस में भी चौथी घातांक के समानुपाती होती है। या फिर हम संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता है उसकी डेफिनेशन ऐड करें तो इसमें स्टीफन का नियम क्या हो जाएगा, तो स्टीफन के अनुसार किसी कृष्णिका की सतह के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा E उसकी परम ताप के चौथी घातांक के समानुपाती होती है। परम ताप को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप क्या होता है, तो वह ताप जो केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिखते हैं और केल्विन में भी लिखते हैं। तो वह टेम्परेचर जो केल्विन में दर्शाया जाता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप कहा जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इस रूल में वो कौन सा रहेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप होगा। ठीक है, अब चौथी घातांक के समानुपाती होगी। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, उसको हम लिख रहे हैं सिग्मा से, सिग्मा टी की पावर 4। टी टेम्परेचर है, कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ई यहाँ पे पता है क्या हो जाएगी, टोटल इमिशन पावर संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, टी हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नया क्या है इसमें, सिग्मा है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट मीटर इनवर्स टू और केल्विन इनवर्स 4। ठीक है, वाट तो किसके लिए है, पावर के लिए आ गया, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बराबर हो जाएगा इस समीकरण से E अपॉन में टी की पावर 4। टी की पावर 4 ऊपर लिखी जाएगी तो टी टेम्परेचर है, यहाँ पे हो जाएगी केल्विन की 4 ऊपर लिखी जाएगी, यहाँ पे तो क्या है कि केल्विन की -4 लिखी जाएगी। और E संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता संपूर्ण क्षेत्रफल थे, संपूर्ण क्षेत्रफल से आएगी मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पावर के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखें ये रिलेशन। उसके बाद देखें इसमें कृष्णिका का थर्ड नियम, तीसरा देखें इसमें, तीसरा था इसमें रेले जीन्स का नियम, ये साइंटिस्ट का नाम है रेले, और दूसरा था जीन्स, रेले जीन्स का नियम। तो रेले जीन्स था, उसने अपने नियम में क्या बताया, उसने लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये दो वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ है, फिर इसके अंदर डी लैम्डा इतनी वेवलेंथ और ऐड कर दी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में किसी भी आवर्ती दोलक का जो ऊर्जा घनत्व होता है डी यू, उसको बताने के लिए ही रेले जीन्स ने अपना नियम दिया था। तो रेले जीन्स के नियम के अनुसार लैम्डा था लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इन दोनों के जो डिफरेंस किसका रहेगा, डी लैम्डा का, फिर लैम्डा में डी लैम्डा जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा। तो लैम्डा था लैम्डा प्लस डी लैम्डा ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा घनत्व डी यू, ऊर्जा घनत्व का जो अंतर है वो कितना रहेगा, 8 पाई के टी अपॉन में लैम्डा की पावर 4। एट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट 3.14, के रहेगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी रहेगा टेम्परेचर और लैम्डा रहेगी उसकी वेवलेंथ। तो रेले जीन्स के अनुसार किसी सरल आवर्ती दोलक के लिए लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच ऊर्जा घनत्व निम्न होता है। तो ये ऊर्जा घनत्व है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी रहेगी, ऊर्जा घनत्व ये इसके बराबर होगा, इसमें 8 पाई दोनों कांस्टेंट है, के रहेगा इसमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, टी रहेगा टेम्परेचर और लैम्डा है वो रहेगा यहाँ पे वेवलेंथ। ये थे आपके कृष्णिका ब्लैक बॉडी के 3 नियम। वीन का नियम, वीन का विस्थापन नियम था, सेकंड स्टीफन का नियम और थर्ड रहेगा रेले जीन्स का नियम। ठीक है,
उसके बाद में कल का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लांक रेडिएशन नियम, प्लांक का विकिरण नियम, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।